हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा अकेडमी के अंदर। तो लेक्चर नंबर 10 है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का। गाइस, इससे पहले 9 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लेक्चर्स को देख लें, आपकी प्रिपरेशन के अंदर 4 चांद लग जाएंगे, गारंटी है ये। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ 2 टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर किसको बोलते हैं, क्या होता है, सब पढ़ेंगे। दूसरा है कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। गाइस, अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंस के बारे में कहूं तो भाई दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल कैपेसिटर आपसे पूछा नहीं जाता, मतलब एग्जाम्स में, बोर्ड में, मतलब ये है कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम है, लेकिन इसको पर न्यूमेरिकल है। अगर इसकी बात करें तो ये तो डेफिनेशन है, ये तो बेसिक ही है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते बिना किसी टाइम को लिए हुए। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर किसको कहते हैं, क्या होती है? देखो, एक्चुअल में एक मोटे तौर पर अगर आपको बताऊं तो जो कैपेसिटी होती है वो एक तरह से चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी होती है। तो किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है, इट इज अ एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, कितने अच्छे से, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। इस कंडीशन में ये भी ध्यान रखा जाता है कि कैपेसिटर जो है ना, वो फटे नहीं, खराब ना हो, है ना, ब्रेक डाउन ना हो उसके अंदर, तो वो अच्छे से अपने पास चार्ज को कितना होल्ड कर लेता है, ये इसकी कैपेसिटी कहलाती है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं कैपेसिटी, या फिर कैपेसिटेंस इसकी निकालनी है। कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे आप कैपेसिटर की, ये तो आपको पता लग गया। कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, कितनी अच्छे से और कितना ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है कोई कैपेसिटर, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। इसमें एक बात और बता देता हूं, फैन ऑन कर देता हूं पहले। यहां मुझे कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, कैपेसिटी का फॉर्मूला निकालना, जिसको आप कैपेसिटेंस बोलते हैं नेचुरली। तो ये कैसे निकाला जाता है? सपोज दैट आपके पास कोई एक कंडक्टर है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में ये कंडक्टर है। अब आपने इसको चार्ज देना शुरू कर दिया, तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा चार्ज देंगे, वैसे ही इसका अपना एक पोटेंशियल बन जाएगा। आपने चार्ज और दिया, वैसे इसका पोटेंशियल अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप चार्ज देते चले जाओगे, तो चार्ज देने की वजह से इसका पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्या आपने मेरी बात को सुना? दोबारा से बताता हूं। अगर आपके पास कोई एक नॉर्मल न्यूट्रल कंडक्टर है, आपने इसको चार्ज दिया, तो चार्ज देने से इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम चार्ज देते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है पोटेंशियल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है चार्ज देने की वजह से। तो इसका मतलब पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। तो Q प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को यहाँ से हटा दें तो ये बराबर लग जाता है, और यहाँ लग जाता है कांस्टेंट, दैट इज नोन एज C, और ये V ऐसे रहेगा। तो यहाँ से बन जाता है Q इज इक्वल टू CV। यहाँ लिख देते हैं वेयर C इज अ कांस्टेंट which is known as कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। देखो निकल कर आ गई बात यहीं। तो कैपेसिटेंस कैसे निकली वो आपको पता चल गया। पता कैसे चला? मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे आप चार्ज को इंक्रीज करते चले जाएंगे, वैसे वैसे इंक्रीज करने की वजह से उसके ऊपर पोटेंशियल आना शुरू हो जाएगा। तो पोटेंशियल जो आया है वो चार्ज की वजह से आया है। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू CV। अब यहाँ C निकालेंगे तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। तो जो C का फॉर्मूला आया कूलाम पर वोल्ट, जिसको आप CV-1 कहते हैं, तो ये आया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन किस तरह से बनेगी, अब इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? तो डिफाइन अब बड़े आराम से कर सकते हैं, समझ लिया? तो डिफाइन करने में कुछ भी नहीं जाएगा। क्या लिखेंगे आप इसको? ऐसे लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज द एबिलिटी to hold charge without any breakdown।
ठीक है, ये तो आपने नॉर्मल वाली लिख दी। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज विदाउट एनी ब्रेक डाउन। अब इस चीज को कैसे लिखोगे, ये तो आपने नॉर्मल बात लिख दी, लेकिन इस चीज को भी तो आपको दिखाना है। तो इस चीज को किस तरह से दिखाओगे? देखो, इस चीज को दिखाने के लिए आप ये कहोगे कि पोटेंशियल जो आया है वो चार्ज को देने से आया। तो आप ये कहोगे, इसको डिफाइन करने के लिए देखो आप ये कहोगे कैपेसिटेंस ऑफ द, आगे ले लेते हैं, ऑफ द कंडक्टर is the amount of charge to increase its potential by 1 वोल्ट। देखो आ गई। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जो कैपेसिटेंस है, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो है, ये चार्ज की वो अमाउंट है जिसकी वजह से इसके अंदर 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। क्योंकि आपने ऐसा पढ़ लगा C इज इक्वल टू कितना है, Q/V। तो कैपेसिटेंस, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस चार्ज की वो अमाउंट है जिसकी वजह से 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है किसी भी कंडक्टर का। अगर आपने कुछ चार्ज दिया और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई, ये उसकी कैपेसिटेंस हो गई। आप ये ऐसे कह सकते हैं कि जो आपने चार्ज दिया फिर वो उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगा। लेकिन कब? जब आपने 1 वोल्ट को इंक्रीज करवा दिया उसके पोटेंशियल को। तो हमने क्या लिखा? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज विदाउट एनी ब्रेकडाउन। आ गया कैपेसिटेंस of the conductor is the amount of the charge to increase its potential by 1 volt। आप 1 वोल्ट से उसका पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा C इज इक्वल टू Q/V। देखो सीधी सी बात है, अगर आप इसको 1 वोल्ट कह देते हो तो C इज इक्वल टू Q क्या हो गया। तो मैं वही कह रहा हूं कि चार्ज की वो अमाउंट जिससे वोल्टेज या फिर पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस कहलाता। यहां से हो जाएगा कूलाम पर वोल्ट। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये डिफाइन नहीं कर पा रहा हो या डेफिनेशन नहीं बना पा रहा हो, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज विदाउट एनी, ये वाली बात तो आप ऐसे लिखोगे, विदाउट एनी ब्रेक डाउन। ये वाली बात लिखने के बाद में आप लिखोगे एंड इट इज द रेशो। आप इसे रेशो की फॉर्म में बता दो, इट इज द रेशो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। जो चार्ज आपने दिया है और उसकी वजह से पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, तो चार्ज के और पोटेंशियल के रेशियो को बोलोगे। तो मैंने बोल दिया इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर विद इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से आप समझिएगा, कैपेसिटेंस जो होती है किसी भी कंडक्टर की, जो आपने उस पर चार्ज दिया है वो, और चार्ज देने से जो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ उसके रेशो को कहते हैं। यहां से हमने रेशो की फॉर्म में भी लिख दिया। इट मीन C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/V। यहां ऐसे लिख देंगे कूलाम पर वोल्ट। ठीक है भाई, इस तरह समझ लो या आप वैसा समझ लो। कुल मिला के आप किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज देना शुरू कर देते हैं, वो चार्ज उसके ऊपर होल्ड होना शुरू हो जाता है। तो हर किसी की अपनी एक कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की बिना ब्रेकडाउन के। देखो, हम लोग अगर भूख लगती है तो हम लोग भी खाना खाते हैं, तो हम लोगों की भी एक लिमिट है, एक फिक्स लिमिट है कि हम इतना खाना खा सकते हैं, तो वो हमारी कैपेसिटी हुई। ऐसे हर एक कंडक्टर की अपनी एक फिक्स कैपेसिटी होती है कि कितने अमाउंट ऑफ चार्ज को वो होल्ड कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। तो हमने वही लिखा है, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ से इसका यूनिट पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या होता। डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, यूनिट बताऊंगा। यूनिट ऑफ
कैपेसिटेंस क्या होगा भाई यूनिट? देखो बड़ा आराम से समझो, C इज इक्वल टू क्या है आपके पास, Q अपॉन V। Q का यूनिट क्या होता है, कूलाम, और V का क्या होता है, बोल्ट। कूलाम पर बोल्ट को एक नाम और दिया गया है, दैट इज कॉल्ड फैराड। क्या कहा गया है, फैराड। तो यहां आप लिख सकते हैं 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलाम पर बोल्ट। ये फैराड जो है वो साइंटिस्ट माइकल फैराडे के नाम के ऊपर लिया गया है, फैराड। और ये फैराड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट है। इसका मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि 1 फैराड कैपेसिटेंस को बताओ, कितनी फैराड, 1 फैराड कैपेसिटेंस को बताओ, तो ये आपको बताना पड़ेगा फिर। तो डिफाइन 1 फैराड कैपेसिटेंस। देखो यहां से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। 1 फैराड कैपेसिटेंस को जरा डिफाइन करो, जरा करिएगा। आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV OR, और यहाँ से C निकालोगे तो हो जाएगा Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब ये 1 फैराड तभी आएगा जब आप Q को भी 1 ले लोगे और V को भी 1 ले लोगे। तो आप लिखोगे इफ Q जो है वो आपने 1 कूलाम ले लिया एंड 1 कूलाम चार्ज देने से जो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है वो 1 वोल्ट हो गया। अगर ऐसा हो गया तब C जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 फैराड हो जाएगा। ठीक है, 1 फैराड हो जाएगा। तो अब इसको लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखें? तो लैंग्वेज की फॉर्म में आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, 1 फैराड इज दैट कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ये वो कैपेसिटेंस होती है या फिर कैपेसिटी होती है किसी भी कंडक्टर की, ऑफ द कंडक्टर व्हेन जब 1 कूलाम चार्ज देने से, व्हेन 1 कूलाम चार्जेस, भैया 1 कूलाम चार्ज increase the potential of the conductor by 1 volt। देखो आ गई। 1 फैराड कैपेसिटेंस, 1 फैराड वो कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर की, वो कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर की कि जब 1 कूलाम का चार्ज दे दें कंडक्टर को, तो वो 1 कूलाम का चार्ज जो है 1 वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करके जाए। अगर ऐसा हुआ तब कैपेसिटेंस जो है कंडक्टर की वो 1 फैराड कहलाएगी। अब गाइज आपको बता दूं, ये 1 फैराड जो कैपेसिटेंस है प्रैक्टिकली ये बहुत बड़ा यूनिट है। कैपेसिटी का ये बहुत बड़ा यूनिट है। इतना बड़ा यूनिट यूज नहीं होता है। अब बता देता हूं यहां को क्यों। ये बहुत बड़ा यूनिट है, इतना बड़ा यूनिट यूज नहीं होता है। कौन से यूनिट यूज होते हैं देखिएगा, ये होता है माइक्रो फैराड यूज, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶ फैराड। होता है मिली फैराड यूज, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻³ फैराड। एक होता है पीको फैराड, PF के फॉर्म में 1 पिको फैराड, 1 मिली फैराड, 1 माइक्रो फैराड। ये होता है 10⁻⁻12 फैराड के। तो आप समझ सकते हैं कि जो फैराड है ये कितना बड़ा यूनिट है, फिर बहुत बड़ा यूनिट हुआ। अच्छा, जब ये बहुत बड़ा यूनिट हुआ तो फिर इसको कंपेयर करना देखते हैं कि कैसे कंपेयर करें, कैसे समझें कि यार कि 1 फैराड अगर किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी है तो वो कितना बड़ा होगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट एकदम स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर वहाँ हम कंपेयर करेंगे कि 1 फैराड कैपेसिटर अगर हमारे पास है तो वो साइज में कितना बड़ा होगा अगर स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करें। तो जल्दी से फटाफट चेक करते हैं, लेकिन चेक करने से पहले हम ये देखेंगे दूसरा वाला टॉपिक। पहला वाला टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। समझ गए क्या होती है कैपेसिटेंस, क्या होती है, आपने देख लिया। जैसे मैंने बोलता चला गया आपने सब कुछ समझ लिया और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया है, 2 बार डेफिनेशन दी गई और यहाँ से 1 फैराड कैपेसिटेंस के बारे में मैंने बता दिया और बता दिया कि जो फैराड होती है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटी का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है
है ना, उसकी कैपेसिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो हमारे पास दूसरा टॉपिक यही तो था, जरा ध्यान से देखें। कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल लेना गोल गेंद की तरह, आइसोलेटेड लेना, आइसोलेटेड तो आप समझते हैं। चलिएगा भाई, अब बात कर लेते हैं दूसरा टॉपिक हमारे पास है क्या, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, वो भी आइसोलेटेड है, तो ठीक है बना लेते हैं इसको। ये आपने स्फेरिकल कंडक्टर बना दिया, ठीक है। ये स्फेरिकल कंडक्टर है, मज़ा नहीं आया स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर, लो अब मज़ा आएगा भाई स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर। देखो ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको फिल कर देते हैं किससे, इससे फिल कर देते हैं। ये स्फेरिकल कंडक्टर है, मिल गया स्फेरिकल कंडक्टर, हाँ मिल गया भाई। स्फेरिकल कंडक्टर पर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। लेट सपोज कि आपने इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, आपने इसको कुछ चार्ज दिया। अब जाहिर सी बात है, जैसे आप इसको चार्ज दोगे तो चार्ज देने से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी आपने सीखा ये, ठीक है। ये लेट सपोज कि ये इसका सेंटर है O, इसकी रेडियस है कैपिटल R। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रहा होगा। ये तो आपने कई बार समझ लिया, कई बार रट भी लिया। सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रहा होगा या नहीं निकल रहा होगा, बिल्कुल निकल रहा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है भाई। अब आप ये समझिएगा, मुझे इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे इसकी कैपेसिटी, क्या होगी इसकी कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, तो पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो लैंग्वेज आप मत लिखो, ये लिखना चाह रहे हो तो आप लिख दो, मैं नहीं लिख रहा। लेट से O is the center of an isolated spherical conductor and plus Q is the charge which is given to the conductor by which its potential increases by B volt। तो ये सब बातें मैं नहीं लिख रहा, आप लोग समझ लें। मैंने इसको Q चार्ज दिया है, Q चार्ज देने की वजह से जो इसका पोटेंशियल है वो B वोल्ट से इंक्रीज हो गया। अब मैं ऐसा मान सकता हूँ इसके लिए कि इसकी जो आउटर सरफेस पर है उस पर पोटेंशियल जो होगा वो ऐसे ही होगा जैसे कि इसके सेंटर पर होगा। ये वाली बात समझ सकते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये कहें कि अगर मैं ये मान के चल लूँ इसके लिए कि सारा का सारा चार्ज मैं एज्यूम कर लूँ कि O सेंटर पर है, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके सरफेस पर जरा पोटेंशियल बताओ कितना होगा, पोटेंशियल एट सरफेस। तो बताओ सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा। V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर के अंदर रखा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट आ गया। चार्ज कितना है Q और रेडियस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है R, सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो C इज इक्वल टू होता है Q/V। Q ऐसे ही रहेगा, V आपने निकाल लिया, रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। Q से Q कट गया, अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये वाली बात समझ में आ गई, आ गई। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ये आ चुका है। अच्छा, हम स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकाल रहे हैं। थोड़ा अगर हम कैपेसिटेंस के अंदर अपडेट करें तो कैपेसिटेंस ये पूछ लिया जाता है कि कैपेसिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो पहली बात तो ये साइज़ और शेप पे डिपेंड करती है कि क्या साइज़ है, क्या शेप है जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप चार्ज दे रहे हो उसका। तो ये साइज़ और शेप पे डिपेंड करती है। मैं यहाँ रह गया था, भूल गया था इसका बताने से, तो मैं लिख देता हूँ कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहला शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, ये लिख लो एडिशनली। दूसरा सराउंडिंग मीडियम, जो इसके चारों तरफ मीडियम है वो क्या है, मीडियम पूरा लिख दो चलो यार। तीसरा सराउंडिंग, अगर इसके सराउंडिंग में कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उस पर भी डिपेंड करती है, सराउंडिंग कंडक्टर पे, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखें कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो है वो उसके खुद के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये वाली बात सोचने की है, लेकिन ये वाली बात ध्यान रखना है कि शेप और साइज पे डिपेंड करती है। और ये जो कंडक्टर है जिस पर आप कैपेसिटेंस डिस्कस कर रहे हो, ये किस मीडियम में रखा हुआ है, मीडियम पे डिपेंड करेगी। तो ये रह गया था, अब चूंकि मुझे यहाँ याद आ गया तो इसलिए मैंने उसको वहाँ इंक्लूड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं।
नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अब देखिएगा यहाँ पर आपने क्या किया, आपने पोटेंशियल निकाल लिया सरफेस पर, कैपेसिटी निकाली Q अपॉन B। कैपेसिटेंस जब भी निकालनी होती है तो आपको चार्ज चाहिए और आपको पोटेंशियल चाहिए। चार्ज तो हमने Q रहने दिया, लेकिन पोटेंशियल हमने सरफेस पे कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से आपने देखा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये है कि इस कैपेसिटर के चारों तरफ जो है वो हवा है। क्या है वहाँ? हवा, एयर। एयर, इसके चारों तरफ एयर है, तो इसका मतलब जो मैं परमिटिविटी लूंगा वो फ्री स्पेस की लूंगा, वो मेरे पास है। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इससे ये पता लगा किसी भी कंडक्टर की, स्फेरिकल कंडक्टर की, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस जो होती है वो उसकी रेडियस पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? C प्रोपोर्शनल टू R। किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर छोटा मेरे पास स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस कम होगी, और जो बड़ा है उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। लेट अस सपोज कि इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है। तो देख के ही लग रहा है कि C2 ज़्यादा होगा C1 से। जाहिर सी बात है, जो जितना बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर होगा उस पर चार्ज उतना ही ज़्यादा आ जाएगा। तो चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी, यही तो कैपेसिटेंस होती है। अब देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा आदमी और बहुत ज़्यादा खाना खाता तो उसकी कैपेसिटी मेरे मुकाबले ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर मैं बच्चे से अपनी कंपेरिजन करूँगा कि एक बच्चा है और मैं बच्चे के मुकाबले ज़्यादा खाना खा लेता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा स्टमक है, जो मेरा पेट है, वो बच्चे से बड़ा है। इसका मतलब वहाँ पर जो फूड को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है मेरी, तो इसलिए मेरी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो गई, बच्चे की कम हो गई। तो अल्टीमेटली चार्ज को होल्ड करने से बात चल रही है। तो C प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? R। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां से आपको पता लग गया कि जो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर लिया हमने स्फेरिकल कंडक्टर, उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां से अब आपको बता दें जो स्फेरिकल कंडक्टर है, अब लेट्स से फॉर अ कंडक्टर ना कह करके स्फेरिकल कंडक्टर, फॉर ए स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग 1 फैरड कैपेसिटेंस। बात इसी की चल रही थी कुछ देर पहले, मैंने आपसे कहा था कि मैं कंपेयर करके देखूंगा, अब तो कंपेयर कर रहा हूं। मैं एक ऐसा कंडक्टर ले रहा हूं स्फेरिकल जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 1 फैरड है। एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर ले रहा हूं जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड है। अब मैं ये पता लगा सकता हूं कि मुझे साइज में कितना बड़ा लेना, तो हम अपनी अर्थ के साथ कंपैरिजन करेंगे तो मजा आएगा। तो देखिएगा हमारे पास C इज इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C कितनी ले रहा हूं मैं? 1 फैरड। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये ऐसे ही रहेगा, और ये R ऐसे डिवाइड में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर R हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता कितनी होती है? 9 × 10⁹ R। तो इसका मतलब रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी आपको? रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी आपको? 9 × 10⁹ गाइज आपको एक बात क्लियरली बता देता हूं, इतने मीटर, अगर आपको एक फैरड कैपेसिटी का स्फेरिकल कंडक्टर बनाना, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी रेडियस का एक स्फीयर बनाना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि ये रेडियस निकल कर आई है स्फेरिकल कंडक्टर की जिसकी कैपेसिटी 1 फैरड थी। क्या आपको पता है कि अर्थ की जो रेडियस होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? बता देता हूँ। रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 6 × 10⁻3। 6400 किलोमीटर होता है ना, 6400 किलोमीटर। तो ये 6400 ये हो गया 6000 किलोमीटर में हो गया ये। तो इसको अगर देखोगे आप अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 होते हैं, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁹ 6 × 10⁶ 6 हो जाएगा। इतने मीटर रेडियस है, आपको पता है ना 6400 किलोमीटर रेडियस होती है।
किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाने पड़ेंगे, आपने लगा दिए। तो जो अर्थ की रेडियस है वो है 6 × 10⁶ मीटर की, जबकि हमें एक फैरड कैपेसिटर, एक फैरड कैपेसिटेंस के कैपेसिटर के लिए मुझे इतनी ज़्यादा रेडियस लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि मुझे अर्थ के शेप से या फिर अर्थ के साइज से बड़ी रेडियस लेनी होगी। तो गाइज यहाँ पर एक डेटा दे रखा है कि अगर आपको 1 फैरड कैपेसिटी चाहिए, कितनी चाहिए? 1 फैरड। मैं यहाँ से कंपेयर करके भी देख सकता हूँ, चलो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर द साइज विद अर्थ के साथ कंपेयर करो। आपने जो रेडियस निकाली है वो कितनी आएगी? 9 × 10⁹ और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? वो है 6 × 10⁶ मीटर की। ये भी मीटर में आ गया। कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के लिए आर को आर ई से डिवाइड करो, आर कितना? 9 × 10⁹, आर ई कितना? 6 × 10⁶। डिवाइड करोगे तो 9 को डिवाइड करो 6 से, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 × 3 9, 3 का आधा 1.5 1.5। 6 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻ का प्लस के 9 में से माइनस का 6 कर दोगे तो यहाँ से बचेगा 1.5। यहाँ ना लिख करके कहीं और लिखें, यहाँ लिख लेते हैं। 1.5 ऐसे रहेगा, 9 में से 6 निकाल दिए, कितने बचे? 3। तो इसका मतलब हो गया 1500। इससे ये पता लगा R/RE, मतलब जो रेडियस है वो 1500 गुना है रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 1 फैरड कैपेसिटेंस का मुझे कैपेसिटर बनाना हुआ स्फेरिकल, तो मुझे 1500 अर्थ के बराबर, अब लगा लो 1500 अर्थ कितनी होंगी, तो 1500 अर्थ के बराबर इतना बड़ा मुझे एक स्फेयर बनाना पड़ेगा, तब जाकर उसकी कैपेसिटी 1 फैरड बैठेगी। ये था इसका मतलब। हैंस, ये वाली बात मैं ऐसे लिख देता हूं, हैंस टू ऑब्टेन 1 फैरड कैपेसिटेंस, hence obtain 1 farad capacitance of the conductor, we should have radius of it 1500 times the radius ऑफ अर्थ। अगर मुझे 1 फैरड कैपेसिटेंस का मुझे स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना होगा तो मुझे 1500 गुना ज़्यादा रेडियस लेनी पड़ेगी अर्थ के मुकाबले में उस स्फेरिकल कैपेसिटर की। ठीक है भाई, ये यहाँ से पता लगा, हमें सब चीज़ देख रखी है हमने। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस के बारे में पता लग गया। बिल्कुल इस तरह से निकाला आपने, पोटेंशियल निकाल लिया, C = Q/V रख दिया, डायरेक्टली देख लिया। फिर आपने देखा 4πε0, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब C जो है सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है रेडियस के, जितनी ज़्यादा रेडियस उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी। तो ये वाली बात हमने लिख दी। इन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। बस आपने वहाँ से फिर ये देखा कि अच्छा ऐसी बात है, तो हम ये देख लेते हैं कि भाई अगर 1 फैरड कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस के हिसाब से रेडियस कितनी लेनी होगी। तो आपने जब वो कैलकुलेट किया तो पता लगा कि 9 × 10⁹ ये रेडियस लेनी होगी। फिर आपने देखा कि ठीक है अर्थ से कंपेयर कर लेते हैं। जब अर्थ से कंपेयर किया तो पता लगा कि 1500 अर्थ मिला करके 1 फैरड कैपेसिटर के जो कैपेसिटर है उसका साइज है उसके बराबर बैठेंगी 1500 अर्थ मिला करके। आपने ये देख लिया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपने पढ़नी थी इस लेक्चर के अंदर, वो आपने पढ़ ली। तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा यार इन सब चीज़ों का। अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत से देख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो आपने ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया। लेकिन अगर किसी बच्चे को डाउट रह जाता, किसी बच्चे का कोई अपना पर्सनल डाउट है, नहीं आए चीज़ समझ में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, वरना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टा का लिंक दे रहा, जाकर फॉलो कर ले, वहाँ जाकर अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। इसी तरह का आपका प्यार बना रहना चाहिए मुझ पर। थैंक यू।